बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड प्रैक्टिस पेपर। इससे पहले हमने फर्स्ट साइंस का प्रैक्टिस पेपर पूरे 80 मार्क्स का पेपर किया था। तो आज हम सेकंड प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है 5 सेक्शंस होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पहले भी पता है। हम सेक्शन वाइज करेंगे। ये पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, तो किसी भी एक मीडियम में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आप उसके देख सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल है हमारा साइंस जीवी, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर हम इसको हिंदी में देखें, हिंदी इंग्लिश में ये वाला लगभग सेम ही रहता है। पहला क्वेश्चन जैसे कहा गया है, इसको इंग्लिश में ही देख लें ताकि आपको आसान पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन अगर इंग्लिश में हम पढ़ें, पहला का क्या कहा गया है कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें कि ऑब्जर्व किया दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस द रिएक्शन इन सॉल्यूशन एक्स ऑफ द सॉल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस। ये वाला जो पिक्चर डायग्राम से पिक्टोग्राम से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस, जिसमें पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो केमिस्ट्री में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। और इसके लिए हमने केमिस्ट्री के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो भी आपके लिए लाए थे, जिसमें इन्हीं तरह के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लें। तो इसमें अगर देखें, ये वाला जो सेटअप है जिसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ एक गैस डिपॉजिट हो रही है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि जब भी हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके साथ जब हम ट्रीट कराते हैं HCl का, तो क्या बन जाता है, तो आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस इसमें से रिलीज़ होती है। और ये जो CO2 गैस रिलीज़ होती है, ये आपका इसको किस में कन्वर्ट कर देती है। अब आपको कहा गया है ये X आइडेंटिफाई करना है। अगर ये मिल्की हो जाता है तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर और एक्सेस में करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कलरलेस हो जाता है। तो अब ऑप्शंस से अगर देखें तो ये पिक्चर आते ही आपके माइंड में इतना पता चल जाना चाहिए। अगर ऑप्शंस देखें तो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन रिएक्शन एंड आफ्टर समटाइम्स इज बिकम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो गलत है। तो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ये मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो यहाँ पर गैस निकली है, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड में वो कलरलेस हो जाता है। क्यों? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका कि मिल्की या दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अब इसमें कहा गया है आपका ये भी क्वेश्चन हमने अपनी एक्टिविटी बेस्ड सीरीज़ जो केमिस्ट्री की है उसमें भी ये भी क्वेश्चन आपको कराया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पिक्चर से रिलेटेड आते हैं। इसमें कहा गया आप लेड नाइट्रेट को अगर गर्म कर रहे हो, एक भूरे कलर का या ब्राउन रंग का फ्यूम्स निकल रहा है, तो ये किस प्रकार का, ये आपको जो भूरे धुएं के उत्सर्जन का कारण ये क्यों निकल रहा है ब्राउन फ्यूम्स। तो आपको पता है लेड नाइट्रेट का हम क्या कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है जब हम लेड नाइट्रेट को करते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट होता है आपका PbNO3 ट्वाइस। तो जब इसको हम हीट करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही ब्राउन रंग के फ्यूम्स आती है। तो इसमें कहा गया है लेड नाइट्रेट, उसमें भी जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं उत्पन्न है, तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। पहला ही आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन रंग का फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन ये रिएक्शन जो है आपका, इसको स्टार मार्क कर लो, ये आपके हर बार पेपर में आता है, किसी न किसी फॉर्म में ये आएगा ही आएगा। चाहे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछने के लिए आ जाए, या फिर आपको एक रिएक्शन पूछ लिया जाए, या आपको बैलेंसिंग के लिए आ जाए,
या अदरवाइज इस तरह के एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ जाए। ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन आना ही आना है, या आप नोट करके लग लो, 100% आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फर्स्ट चैप्टर की, तो जिसमें कहा है कि मैग्नीज ऑक्साइड और HCl के साथ ट्रीट कराता है तो MnCl2 YH2O ZCl2। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो बैलेंस, या तो आप डायरेक्ट बैलेंस कर लो, या आप देखो, अगर यहाँ देखो Mn कहाँ कहाँ है सबसे पहले, तो Mn आपका यहाँ पर है, और Mn कहाँ है, यहाँ है, तो Mn तो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। उसके बाद अब Cl यहाँ देखो कितना है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ Cl है, अच्छा Cl यहाँ पे भी है। और हाइड्रोजन के लिए अगर आप देखो, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब X जितना भी होगा वो Y का डबल होगा, क्योंकि यहाँ डबल हाइड्रोजन है। तो ऐसे ऑप्शंस देखो जिसमें X जो है वो डबल ऑफ Y हो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप y1 रखते हो तो यहाँ x कितना रखना पड़ेगा 2, तो डबल ऑफ y ही आएगा, तभी ये हाइड्रोजन, क्योंकि और कहीं हाइड्रोजन है नहीं। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें x 2 गुना हो y से। तो पहला ऑप्शन है, नहीं है, इसको हटा दो। दूसरा ऑप्शन है, ये भी नहीं है। तीसरा है, ये भी नहीं है। तो डायरेक्टली यही ऑप्शन बचता है, और एक्चुअल में यही बैलेंस हो भी होगा। अगर आप इसको देखोगे बैलेंस करके, इसकी जगह तो इसको अगर आप देखो, यहाँ पर आप रखते हो क्या 4, और यहाँ अगर आप रख देते हो 2, ये आ जाता है आपका 1, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इसको बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर रिएक्शन याद नहीं भी है, बैलेंस वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप आसानी से इक्वेशन कर सकते हो। अच्छा, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो जाता है, यहाँ हो गया है मैग्नीशियम का रिडक्शन, या जिसे हम कहते हैं अपचयन, और इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन या उपचयन। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपको कि ये पीएच के सॉल्यूशंस दिए हैं और उनकी प्रकृति के बारे में बताया गया है, अम्लीय या क्षारीय के बारे में। तो ये आपने इक्वेशन देख लो। अब इसमें कहा गया है कि आपका नींबू का रस, जो नींबू का रस मतलब लेमन जूस, और ये आपको नारंगी या ऑरेंज दिया हुआ है, इसका pH 3 है और विलयन की प्रकृति क्षारीय है, ये तो गलत हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नीला होगा, pH रंग 10 और क्षारीय, ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। जठर, अच्छा इसमें आपको होता है कौन सा सही है, तो यही हमारा सही निकल गया, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जठर रस लाल होगा और अम्लीय, लेकिन जठर रस का होता है, एक होता है pH, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है HCl। जठर रस होता है आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, उसके अंदर HCl गैस निकलती है, सॉरी HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। फिर शुद्ध जल वो पीला 7 उदासीन, तो इसका जो pH है ये बिल्कुल 7 होता है, लेकिन वो आपका पीला ना होके pH पेपर का रंग जो है उस केस में हरा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें से आता ही आता है, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट अभिक्रिया में क्या है, किसी धातु X का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है किसका उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम उसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ, जब X को वायु में जला जाता है तो इससे उभयधर्मी ऑक्साइड वायु प्राप्त होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जब हम एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बनाते हैं तो Al2O3 ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और जब एम्फोटेरिक, अच्छा इसमें आपको बताना है एक्स और वायु, एक्स और वाई। तो एक्स हो गया आपका एल्यूमिनियम और Al2O3, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आसान है। ये आप क्वेश्चन देख लो इंग्लिश में, ये आपका इसका ऑप्शन नंबर ये, और ये था हमारा, इसका है ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट, अब इसमें आपको धोने का सोडा मतलब वॉशिंग सोडा का आपको बताना है, इसमें से वॉशिंग सोडा कौन सा है। तो आपको पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2। ये तो बहुत आसान है। ये होता है आपका कॉस्टिक सोडा, ये होता है आपका बेकिंग सोडा, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेकिंग सोडा है और ये कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। इसमें आपको 3 साइक्लिक, चक्रीय का मतलब साइक्लिक कार्बन यौगिक दिए हुए हैं ABC, और इस पे आपको देखना है कि सही विकल्प को चुनना है कि इनमें से कौन साइक्लिक है। तो अगर आप देखो ये 3 चक्रीय ABC और दिए हुए में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो अगर ये देखो तो ये आपका क्या है, 1 2 3 4
5 6 कार्बन का है, तो ये और सारे एल्केन है, तो ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। ये आपको पता है स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का है। अच्छा, इसके बाद ये जो है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन का है। और हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C6H8 इसका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12, इसका फॉर्मूला है C6H6। अब अगर देखें हम 2 2 4 5 8 8, ठीक है। अब ए और सी हेक्सेन के समावयव है, तो ए तो हेक्सेन का समावयव है लेकिन सी नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। ए हेक्सेन का समावयव है, बी बेंजीन है और सी हेक्सीन का समावयव है। क्या सी हेक्सीन का समावयव है, तो ये नहीं है। तीसरा है ए संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, बी और सी असंतृप्त है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों, और ए साइक्लोहेक्सेन है, ये तो सही है, लेकिन बी और सी बेंजीन के समावयव नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है संतृप्त है, बाकी असंतृप्त चक्रीय हाइड्रो। असंतृप्त क्यों है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, इसमें लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये संतृप्त है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है वह जीव जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता है और तब उसका अवशोषण करता है, तो कौन ऐसा है जो पहले ही शरीर के बाहर उसको तोड़ देता है और तब विघटन करके और उसका अवशोषण करता है, तो उनको हम मेनली डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जो मृत जीवों से अपना अवशोषण प्राप्त करता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा फंजाई यानी कवक, और राइजोपस इसका उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसका अगर आप देखना चाहो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये 3, जो कि आपका ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन है, और ये C6H8 फॉर्मूला है आपका, और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और ए जो है वो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। 8th क्वेश्चन था आपका कि जो ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी, तो वो क्या होता है आपका डिकम्पोजर्स, और इनमें जो डिकम्पोजर्स हैं राइजोपस, फंजाई, सैप्रोफाइट्स जो हैं वो यही काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, आप हिंदी में एक बार क्वेश्चन पॉज करके देख लो, हम इसको इंग्लिश में कर देंगे, दोनों मीडियम एक साथ चला रहे हैं तो थोड़ा ठीक है। आप ये हिंदी में देख लो, पॉज कर लो, ये हिंदी में देख लो, हम इंग्लिश में करके, या इसको चलो इसको हिंदी में कर लेते हैं, इंग्लिश में भी आप ऑप्शंस में दिखा दूंगा। क्या कहा गया है कि क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत, इनमें से वो आपको सेंटेंस चुनना है जो सही नहीं है। तो जो क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है, उनके द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के प्रकार पर निर्भर करती है। दूसरा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूर्ण पाचन का स्थल है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत में होता है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो लिवर यानी कि आपका जो यकृत और अग्न्याशय से श्रावण ग्रहण करती है, उससे सिक्रीशन एब्जॉर्ब करती है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लिवर जो है उसमें अपना पित्तरस यानी कि बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, तो वो बाइल जूस पित्तरस, और अग्न्याशय से आपका पैंक्रियाटिक जूस अग्न्याशिक रस निकलता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्षुद्रांत के दीर्घ रोम दीर्घ रोम द्वारा शरीर से बाहर किए जाने से पूर्व बिना पचे हुए भोजन से जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो ये दीर्घ रोम जो है वो गुदा द्वार जो है उसके वो किस में होता है, गुदा द्वार आपका बृहदान्त्र में होता है, तो ये इसमें नहीं होता है, तो इसका
गलत ऑप्शन हो जाएगा ये। तो बाकी 3 सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, क्योंकि जो दीर्घरोम या विलाई जो हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं। जल के अवशोषण का काम बड़ी आंत या बृहदांत या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। 10वां है, आपको वह सेंटेंस चुनना है जो किसी जीन के लक्षण का सही वर्णन करता है, जो एक्सप्लेन करता है जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला कहा गया है कि ये किसी भी स्पीशीज़ की व्यष्टि में किसी विशेष गुणसूत्र कोई विशिष्ट जीन स्थित होता है। किसी कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए जीन कोई सूचना स्रोत नहीं है, ये तो गलत है। प्रत्येक गुणसूत्र उसकी लंबाई के अनुदिश केवल एक जीन स्थित होता है, तो जो गुणसूत्र मतलब जो डीएनए है उसमें बहुत सारे जीन होते हैं, तो ये भी गलत है। मानवों में सभी वंशागत लक्षण जीनों द्वारा नियंत्रित नहीं होते, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन कि दी गई स्पीशीज़ में कोई भी जो गुण है या विशेष गुणसूत्र पर वो जीन स्थित होता है। अगला है वह कथन। बहुत बार आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट नहीं पता होगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे इसमें हम ये 3 हमको कंफर्म पता है कि गलत है, तो ये अगर आपको क्लियर नहीं भी है तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कथन चुनना है जो पौधों में अनुवर्तनी गति के लिए सही है। कि जो अनुवर्तन आपके होते हैं, या आप जैसे ट्रोपिज्म, अनुवर्तनीय गति का मतलब कहते हैं ट्रोपिज्म, जैसे स्पर्श और ताप के उद्दीपन के कारण होता है, प्राप्त होने वाले उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करता है, यह केवल जड़ों में दिखाई देती है, तनों में नहीं, यह गति वृद्धि से संबंधित होती है। तो यह मेनली गति किससे संबंधित होती है? वृद्धि से। अनुवर्तन वाली गति जो है, जैसे प्रकाश अनुवर्तन, जल अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, यानी कि फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ये सारे क्या हैं? वृद्धि, यानी कि आपका ग्रोथ से डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। 12th क्वेश्चन है कि इनमें से आपको गलत ऑप्शन चुनना है जो उसके पादप मतलब प्लांट और उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में दिया गया है। ब्रायोफिल्म जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेटिव पार्ट उसका पत्ती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर आलू जो है वो तना है, स्टेम है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मनी प्लांट और गुलाब जो है वो जड़ से नहीं होता, मनी प्लांट तने से होता है, ये भी सही है। गुलाब जो है वो जड़ से ना होके गुलाब में भी क्या आ जाएगा आपका? स्टेम यानी तना, कटिंग हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लो अगर आपको कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट विच वन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें नॉट करेक्ट है कि विलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो तो बस फूड को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है, और ये फूड वाटर एब्जॉर्प्शन का काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। 10th क्वेश्चन अगर आप देखो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीशीज द स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोजोम। 11th क्वेश्चन में आपको कहा गया है ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, तो इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ग्रोथ रिलेटेड। 4 तरह के ट्रॉपिज्म आप मेनली देखते हो। एक होता है आपका फोटोट्रॉपिज्म जिसे हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा है आपका जियोट्रॉपिज्म मतलब अर्थ की तरफ मूवमेंट, तीसरा है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की तरफ मूवमेंट, और चौथा है आपका कीमोट्रॉपिज्म केमिकल के कारण मूवमेंट, जो आपका पोलन ट्यूब जनरेट होता है, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है, तो वो एग्जाम्पल हो गया आपका वो कीमोट्रॉपिज्म का। तो ये 4 तरह के आपके ट्रॉपिज्म होते हैं। नेक्स्ट है इसमें इनकरेक्ट बताना है, जो प्लांट और उसका वेजिटेटिव पार्ट, तो रोज जो है वो रूट नहीं होता, वो क्या होता है? स्टेम। तो ये इसका करेक्ट पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब ये आप इंग्लिश में भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, हिंदी में एक बार आप देख लो और फिर उसके बाद हम इंग्लिश में देखेंगे ताकि आपके गलत ना हो। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो दोबारा हम एक बार ले आएंगे क्वेश्चन करने के बाद। अब ये क्वेश्चन अगर देखो आप, इसमें क्या कहा गया है कि 4 रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध, सबका रेजिस्टेंस कितना है? 8 ओम, और उनको कहाँ जोड़ा गया है? सीरीज़ में, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो अब आपको पता है 4 अगर रेजिस्टेंस है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। मान लो R1, R2, R3, R4, सबको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो सभी का रेजिस्टेंस अगर 8 है,
सबका कितना है 8 8 8 8 है, सब श्रेणी क्रम है तो सभी जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा इनका 8 चौके 32। यहाँ तक हमारा क्लियर है, ये हो गया आपका RS। ठीक है, फिर कहा गया है अब उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, आपको पता है पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 1/8 1/8 1/8 और 1/8, तो 4 × 1/8 अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8/4 1/2, और मतलब RS जो है RP जो है वो इस रिवर्स हो जाता है ना, ये 1/RS, तो RP हो जाएगा आपका 2। तो अब आपको RS और RP का रेशियो बताना है, तो RS है आपका 32, RP है आपका 2, तो इसका हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर है जिसके ऊपर 15 एम्पियर करंट की रेटिंग दी हुई है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच हैव, अब उसमें कैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या विद्युत उपकरण का हम इस्तेमाल करेंगे। हाई पावर रेटिंग सच एज गीज़र, बिल्कुल इसका इस्तेमाल करेंगे। लो पावर रेटिंग फ़ैन, मेटेलिक बॉडीज़ एंड लो पावर रेटिंग, तो लो पावर रेटिंग का नहीं, हाई पावर रेटिंग का करेंगे, क्योंकि 15 एम्पेयर में काफ़ी हाई करंट जनरेट होता है और हाई पावर के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग डायग्राम पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर। ये आपका एक वोल्ट मीटर की स्केल पे दिया हुआ है और इसमें लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर एंड रीडिंग शोन बाय इज द रिस्पेक्टिव। अब लीस्ट काउंट क्या होगा इसका, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ 3 है और यहाँ आपका 1.5 है, और टोटल अगर डिविजन्स आप देखो कितने डिविजन्स हैं इसके और इसके बीच में, तो उससे आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो आपका रीडिंग शो हो रही है ये 1.5 और इसके बीच में 1.5 का है। अब अगर आप इसको 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4, ये तो 2.5 ही होता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखो कितने डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टोटल 15 रीडिंग्स है। तो एक में आपके कितनी, अगर इसको डिवाइड करते हो तो 0.15 की रेटिंग एक में जाती है, तो ये 1.15, तो ये हो जाएगा 1, नेक्स्ट जो रीडिंग आ जाएगी वो हो जाएगी 0.15, तो 1.50 के बाद 65, ये हो जाएगा 1.80, ये हो जाएगा आपका 1.95, तो इस तरीके से आएगा आपका। अब इसके मिनिमम जो है वो कितना है, मिनिमम जो आएगा वो जिसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट, मिनिमम काउंट कितना है 0.15, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.15 लीस्ट काउंट, और जो वैल्यू है वो कितनी है 1.80, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। एक कोई पॉइंट P है, इसमें at a point P situated midway between the two parallel wires placed horizontally carrying a steady current I। एक करंट है I जो कि जिसकी डायरेक्शन आपको ये दी गई है, इस डायरेक्शन में आपको जो बताना है मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कि इज़ द सेम इन द करंट डायरेक्शन, और कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा। 3 ऑप्शन दिए, या तो इस साइड होगा, या बिल्कुल ऊपर होगा, या नीचे की तरफ होगा, या ज़ीरो होगा। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये जो है ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है और ये पॉइंट के राइट साइड पे है, तो एक तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी और एक तरफ आपकी इनवर्ड होगी। राइट और लेफ़्ट से अगर आपको पता हो, एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर इस तरफ करंट हो रहा हो, तो अगर यहाँ पे इसके राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके हो जाती है, लेकिन अगर ये पॉइंट आप इधर से देखोगे, जब इसके लेफ़्ट साइड पॉइंट कोई आएगा तो इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है, इस तरफ आपका आ जाएगा। तो क्योंकि ये डायरेक्शन इसका एक बार मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगी, तो ओवरऑल रिजल्टेंट इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। अब आपके कुछ असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको पता होता है कैसे देना है। पहला
कहा गया है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लेड का कोई टुकड़ा डाला जाता है तो विलयन रंगहीन हो जाएगा। अब आपको पता है लेड की जो रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशीलता है, वो कॉपर से अधिक है तो बिल्कुल रिएक्शन करेगा और ये क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट आपका कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। कॉपर की तुलना में लेड अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर को उसके लवण, तो बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है जनकों में वंशागत जीन शिशु लिंग, तो वंश से जो आए हुए जीन है उससे शिशु के लिंग का निर्धारण करते हैं और नर शिशु में एक्स गुणसूत्र पिता से वंशागत होते हैं, तो ये गलत है। नर शिशु में वाई गुणसूत्र होते हैं, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है रुधिर में थक्का बनने से रुधिर की अधिक हानि से बचाव होता है। तो जब भी ब्लड का क्लॉटिंग होता है तो वो इसलिए होता है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। और रुधिर का थक्का धीरे रुधिर में क्यों जमता है, प्लाज्मा और श्वेत रुधिर कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, तो ये आपको गलत है। वो किसके कारण होता है, आपका प्लेटलेट्स के कारण, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथा है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली मतलब एक आपका सर्कुलर कॉइल है, इस तरह से सर्कुलर कॉइल है और इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कुंडली में फेरों की संख्या में अगर वृद्धि करने पर वृद्धि हो जाती है। अगर आप इस तरह का आपका वृत्ताकार कुंडली है, कुंडली आप जितने बढ़ाओगे क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि आएगी, ये बिल्कुल सही है। और कुंडली में प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहले 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। अब फटाफट हम देखते हैं जो बाकी आपके सेक्शन बी वाला क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पूरा आंसर्स आपको यहाँ भले ही ना मिले, आप क्वेश्चंस देख के आप उसको आसानी से किस तरह से मेन आंसर इसमें हम, क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसमें हम मेनली देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके आंसर्स में होंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा और उसको आप आसानी से कर सकते हो। अब जिसमें पहला क्वेश्चन, अब अधिकतर क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही करेंगे ताकि हिंदी में भी सेम ही टाइप का रहेगा। पहला क्वेश्चन जैसे कहा गया है कि एक कंपाउंड एक्स है जो कि जिप्सम से प्रिपेयर किया जा रहा है, हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो आपको पता है जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है कंपाउंड और वो हार्ड हो जाता है अगर उसमें पानी मिलाया जाए। आइडेंटिफाई द एक्स एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो आपको पता है एक्स जो है, जो कंपाउंड एक्स है वो जिप्सम से फाइंड आउट करा, तो जिप्सम से रिलेटेड एक ही आपको पता है वो होता है पीओपी, और पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिफाई द, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। जब हम जिप्सम को बॉईल करते हैं तब हमारा ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट और द हाइड्रेट H2O, जो कि फॉर्मूला किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला है डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। अब आपको पता है बेकिंग सोडा में सिर्फ क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ आपका टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल भी होता है उसके साथ, तो ये आपको बताना था। इसके अपोजिट और में दिया हुआ है कि एक बैलेंस रिएक्शन देखना है, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे। तो जब भी हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में कितने वाटर्स होते हैं, 5H2 को जब आप हीट करोगे तो ये ड्राई कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और इसमें क्या चेंज आता है, इसका कलर होता है ब्लू और इस कॉपर सल्फेट का कलर हो जाता है वाइट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब आप हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और अगर आप इसका हीटिंग का देखो तो NaHCO3 को जब आप हीट करते हो, NaHCO3 जब इसको आप तोड़ते हो तो बन जाता है आपका Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, इससे निकल जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, इसको आप बैलेंस रिएक्शन आसानी से इसका देख सकते हैं, यहाँ आप 2 लगा दो, ये मोस्टली बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट है राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। अब इंसुलिन का क्या काम होता है और जो डिजीज़ जो है
वो कॉज होता है इसके कारण। तो इंसुलिन कैसे रेगुलेट करता है? तो इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी का क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल करता है? बाय लोअरिंग द जो ग्लूकोज का अमाउंट है उसको कंट्रोल कर देता है। अगर आप खाना तुरंत खाओ तो बॉडी ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और फिर इंसुलिन रिलीज होता है और उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर लिया जाता है। और इंसुलिन अलाउ करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करने के लिए भी। तो इंसुलिन मेनली ग्लूकोज के लेवल को कम करने में हेल्प करता है और इससे ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, क्योंकि अगर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा और अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। कौन सी डिजीज़ होती है इसके कारण? तो ये तो आपको सबको पता है, डायबिटीज़ जो इसके कारण डिजीज़ होती है वो होता है आपका डायबिटीज़। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड? तो कैसे रेगुलेट होता है? तो ये जो अमाउंट ऑफ रिलीज या टाइमिंग जो है वो किस पे डिपेंड करता है? आपने पढ़ा होगा फीडबैक मैकेनिज़्म पे। तो इसमें आपको फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में बताना था कि फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू ये कंट्रोल होता है आपका इंसुलिन की टाइमिंग और अमाउंट ऑफ रिलीज़। अगर ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो नेगेटिव फीडबैक जाती है और इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगता है। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपका पॉजिटिव फीडबैक जाता है और इंसुलिन फिर प्रोड्यूस इस अमाउंट में होता है कि वो कंट्रोल कर सके। और अगर नेगेटिव फीडबैक जाता है तो फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के फीडबैक आपने पढ़े थे, इसमें जो मेनली आंसर देना है वो फीडबैक मैकेनिज्म का। नेक्स्ट 23rd आपको कहा गया, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग द पाथ फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। या इसमें बताना है आपको कौन सा ब्लड जा रहा है और कहाँ से जा रहा है वो बताना है। तो वेना कावा में पता है आपको कैसा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। और कहाँ पर जाता है ये? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है? हार्ट के राइट एट्रियम में। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट एट्रियम वाइट कहाँ पर पहुँचता है? तो राइट एट्रियम में पहुँचता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी ये इकलौती आर्टरी होती है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। और दोनों में आपका वेना कावा हो गया चाहे पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये कहाँ तक जाता है? लंग्स तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ? ये आपके हार्ट से लेके लंग्स तक पहुंचाता है और राइट एट्रियम से लेफ्ट। और वेना कावा क्या करता है? आपके बॉडी के डिफरेंट वेन्स से राइट एट्रियम तक पहुंचाने का काम इसका होता है। नेक्स्ट है, आपको डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू बताना है ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है ग्लूकोज जो है, जब भी हम ग्लूकोज पहले तो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अलग अलग कन्वर्ट होता है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर और इथेनॉल प्लस एनर्जी। और अगर आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आपका यहाँ पर हो जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, वो बन जाता है यहाँ पे आपका इथेनॉल। एक और कंडीशन होता है आपका, वो पता होना चाहिए, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो क्रैम्प्स आ जाते हैं ना। तो ये आपको तीनों इसमें पाथवे के बारे में डायग्राम ड्रॉ करके बता देते थे। हालांकि दो ही के बारे में पूछा है आपको, इसके और इसके बारे में, इसमें नहीं पूछा है। 2 नंबर में बस आप इन दोनों के बारे में बता दो। ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका ईस्ट सेल में, और ये क्या होता है आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर, सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर ही होता है, आपको बताना है यहाँ पे। इसी तरीके से यही सेम है। अच्छा, उसके बाद आपको कहा गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के उस भाग का नाम लिखना है जिसमें वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स किस में पाए जाते हैं? तो आपको पता है किडनी यानी वृक्क में पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। और वृक्काणु की संरचना और उसके कार्य लिखने। तो नेफ्रॉन्स जो है उसके आपको स्ट्रक्चर्स बताने हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं वो बताने हैं। तो इसमें आप आसानी से लिख सकते हो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, उसके बारे में आपको इसमें बताना, उसके फंक्शन लिखने हैं। 25वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कोई पतला मतलब एक वाइट लाइट जो है वो यहाँ से XY से जा रही है और एक प्रिज्म से निकल रही है। तो आपको बताना है, अगर आपने PQ यहाँ रखा है तो जो
इसके पथ को दर्शाना है। तो आपको पता है जब भी ये लाइट यहाँ से जाएगी और इधर टकराएगी, तो अब प्रिज्म है, क्योंकि ये वाइट लाइट है तो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 7 अलग अलग बैंड के जो कलर्स के बैंड है वो नीचे से आपका ऊपर तक होता है विबग्योर। ये आप बता देना, विबग्योर बन जाता है। अब इसमें बताना है इस घटना का नाम लिखने, उसके कारण का उल्लेख करने, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्जन। इंग्लिश में डिस्पर्जन, हिंदी में कहते हैं इसको हम प्रकाश का विक्षेपण। तो ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट है, इसमें अथवा में दिया हुआ है कि आपको आयु में एज बढ़ने के कारण आँखों के जो दूर और पास देखने और दूर देखने की जो क्षमता है, मतलब डिस्टेंट विजन और नियर विजन दोनों कम होने लगता है। तो उसका कारण क्या है, तो ये आपके जो आई लेंस जो है, सिलियरी मसल्स जो है, जो आई लेंस को कंट्रोल करता है उसके साइज़ को, तो सिलियरी मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं। इस वजह से पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारी कम हो जाती है और इसलिए दूर और पास की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं। दूसरा है, इसमें दोष का नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं जरा दूरदृष्टिता हिंदी में। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है उसको पर्स बायोपिया, प्रेस बायोपिया। तीसरा है, इस दोष युक्त नेत्र को पुनः स्थापन करने के लिए लेंस जो है वो किस तरह का बनेगा, ऊपर आपका बनेगा 2 तरह के, इसमें जो बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो चश्मा है उसके नीचे की तरफ हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर की तरफ हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। तो अवतल लेंस ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कॉन्वेक्स यानी कि ये नीचे की तरफ हम कॉन्वेक्स यानी उत्तल और ऊपर की तरफ अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में हानिकर रसायन किस प्रकार संग्रहित हो जाते हैं। तो इसमें आपको मेनली समझाना था जो आपका बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड है कि बायोमैग्निफिकेशन कि जो हानिकारक रसायन है वो हर एक पोषी स्तर पे जुड़ते रहते हैं और हर अगले पोषी स्तर पे उनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम इंग्लिश में बायोमैग्निफिकेशन और हिंदी में क्या कहा जाता है उसको जैव आवर्धन यानी जैविक आवर्धन। तो इसके बारे में आपको समझाना था। उसके बाद ये सेम वही क्वेश्चन सबके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 27 से 33, इसमें आपको बताना है इन अभिक्रियाओं में अपचायी एजेंट यानी कि आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है। अब ये ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट जिसके कारण क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसके कारण कोई कंपाउंड रिड्यूस होगा, मतलब उस खुद का उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो अब अगर यहाँ देखो NH3 + 5O2 NO + 6H2O, अब यहाँ पर NH3 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया है। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन यानी आपका उपचयन हुआ है, और इसका हो गया है आपका रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। लेकिन इसका अपचयन किसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायी एजेंट। तो ये ध्यान रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये अपचायी एजेंट हो गया। H2O + F2 गिव HF + HOF। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका था, इसका क्या हुआ, इसके साथ आके जुड़ गया है, ये हो गया है इसका हाइड्रोजन जुड़ गया है इसके साथ, इसका हो गया है अपचयन। तो इसका अगर अपचयन होए तो इसका उपचयन होता है, और ये हो गया आपका, इसके कारण अपचयन हुआ है तो पानी हो गया आपका अपचायिक एजेंट या अपचायी एजेंट। इस तीसरे केस में अगर आप देखो Fe2O3 + 3CO, तो इसमें से इस ऑक्सीजन निकल गया है, तो मतलब इसका अपचयन हुआ है और इसका उपचयन हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके कारण इसका अपचयन हुआ है, तो अपचायी एजेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। चौथा आपका दिया हुआ है H2O2, और ये इसमें ऑक्सीजन के कारण हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, इसमें आपको बताना अपचायी एजेंट, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया है, ये अपचयन
हो गया है, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा क्या होगा, अपचायी एजेंट। तो ये थोड़ा ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। इसमें अपचायी एजेंट को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। तो इसमें हो गया आपका ये NH3, क्यों, इसके अंदर हो गया आपका F2, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ। अच्छा सॉरी, ये यहाँ तो इसका तो रिडक्शन हुआ है ना, F2 का क्या हुआ है, रिडक्शन या अपचयन हुआ है, इसके कारण हुआ है। तो ये सही आंसर है। इस केस में इसके कारण, इस केस में आपका ये हो गया। अब है अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, उसकी परिभाषा ऑक्सीजन की वृद्धि और ह्रास के पद में। तो अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, तो वो हो जाता है आपका उपचयन। और अगर ऑक्सीजन नेगेटिव हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो वो कहलाता है आपका, ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है तो वो कहलाता है अपचयन। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो। फिर है 28वां क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित प्रकरणों में होने वाले पीएच परिवर्तन को प्रवाहहीन करने के लिए क्या किया जा सकता है। अपच के समय आमाशय में अधिक अम्ल, तो पेट में एसिडिटी अधिक हो जाए तो हम प्रति अम्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रति अम्ल के लिए आमतौर पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है मधुमक्खी या नेटल के डंक लगने पर, तो इनके डंक में भी आपका अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल, या जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका बेकिंग सोडा होता है, ये वहाँ पर लगा सकते हैं। या चूना भी आप लगा सकते हो, जिससे उसके असर को कम किया जा सकता है, क्योंकि चूना को अगर पानी में मिलाओ तो वो भी एक तरह से आपका बेस की तरह से रिएक्ट करता है। दूसरा है आपका ताज़े दूध का पीएच मान 6 है, दही बनने पर यह पीएच मान बढ़ता है या घटता है। तो पीएच मान 6 है, दही में पता है आपको अम्लीयता बढ़ती है, तो पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दही का पीएच जो है वो कम होता है, तो पीएच मान कम हो जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। 29वां क्वेश्चन है कि एटीपी की भूमिका आपको बतानी है कोशिकीय श्वसन में। एटीपी क्या होता है, आपके जो ऊर्जा की करेंसी है, ऊर्जा की इकाई है, उसी को हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका करेंसी यानी आपका ऊर्जा की मेन जो इकाई है वो। और बस दो में आपको बताना है कोशिकीय श्वसन में कितने एटीपी ऊर्जा निकलती है। तो अगर वायवीय श्वसन होता है तो निकलता है 36 एटीपी ऊर्जा, और अवायवीय श्वसन जो कि ईस्ट में होता है उसमें आपका 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ये आपको ध्यान से बताना था। फिर है पादपों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सुनिश्चित करता है। तो ये आपको पता है स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जब श्वसन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है रात के समय अधिकतर, और ऑक्सीजन दिन के समय, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की देखें तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके कारण पौधों के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होने लगता है। तो इसी वजह से आम तौर पर दिन के समय हमको लगता है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं। हालांकि श्वसन दिन के समय भी होता है, रात के समय भी होता है, लेकिन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण अधिक होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण में, और हमको लगता है कि प्लांट ऑक्सीजन गैस, और जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा है वो अधिक बाहर निकलती है। तो इसलिए दिन के समय प्लांट जो है वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है वो होती है ऑक्सीजन। अगला है उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिन पर पादप में गैसों का विसरण की दिशा निर्भर करती है। तो जो पौधों का गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसकी वजह से होता है, जो लीव्स हैं उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, या हिंदी में हम उसे रंध्र भी कहते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू कंट्रोल होते हैं वो। अगला है पादपों में गैसों के विसरण की दिशा, जो प्लांट जो है उसमें गैस डिफ्यूज़ होता है, उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, उन स्थितियों के बारे में बताना है। तो 2 स्थितियां में मुख्यतः होती हैं आपकी दिन और रात में। दिन के समय क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उस समय में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और रात के समय क्योंकि सिर्फ श्वसन होता है तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
बाहर निकलती है। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ये प्रकाश संश्लेषण के कारण। और रात में ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है श्वसन के कारण। तो ये दो चीज़ों के बारे में आपको बताना था। दूसरा इसमें कहा गया है पादप और जंतुओं में आंतरिक ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो जो आपका ऊर्जा है उसको किस रूप में संचित करता है आपको प्लांट, तो हमने पढ़ा है ना, पादप जो है वो स्टार्च के रूप में अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं, और जो जंतु हैं वो किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। तो जंतु जो है वो ग्लाइकोजन और पौधे जो हैं वो स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, और पौधे स्टार्च के रूप में अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं। दूसरा है मरुस्थलीय पौधों में यदि दिन के समय उनके रंध्र बंद हो जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन ए टफर साइड ये क्वेश्चन आता है, जब पेपर थोड़ा सा मुश्किल बनाना होता है तब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपको करना ज़रूरी है कि दिन के समय उनके रंध्र बंद होते हैं, तो इसीलिए पौधे जो हैं मरुस्थलीय पौधे वो रात के समय ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और उसको आमतौर पर मैलिक अम्ल के रूप में, जिसे मैलिक अम्ल या इंग्लिश में हम उसे मैलिक एसिड कहते हैं, उसके रूप में संचित कर लेते हैं। और जब दिन होता है तब उस जो अम्ल है वो डीकार्बोक्सिलेट होकर दोबारा उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, और इसी का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। अगला है प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए नीचे दिए गए प्रकाश किरण आरेख को पूरा करना है आपको। ये क्या है, एक तरह का आपका अवतल है या उत्तल है, ये एक प्रकार का आपका उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में आपको पता है हमेशा कैसा बनता है, सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें अगर देखो ये प्रकाश यहाँ से गया है, इधर ये सेंटर की तरफ से गया है, अब ये यहाँ से पैरेलल गया है तो फोकस से जाना चाहिए। और आपको पता है ये वक्रता केंद्र के आधा जो है वो होता है यहाँ पे, तो आर जो है इसका फोकस हो गया, तो ये कहाँ से गुजरेगा, इस फोकस से होके गुजरना चाहिए। तो जब ये फोकस से होके गुजरेगा तो ये इधर गुजर गया, यहाँ पे आपका जो आभासी प्रतिबिंब और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज। तो स्थिति कहाँ पर होगी इसकी, अगर स्थिति देखें तो स्थिति इसकी P और R के बीच में, मतलब आपका ध्रुव और फोकस के बीच में। और प्रकृति कैसी होगी, सीधी होगी और छोटी होगी और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है कार्तीय चिन्ह प्रणाली की, मतलब जो आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के रूप में इसके बिंब दूरी के चिन्ह का उल्लेख करें। तो आपको ये पता है पॉजिटिव तरफ है, तो क्योंकि ये आप हम लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन को, और इस तरफ आपका पॉजिटिव धनात्मक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आसान है, आप देख सकते हो। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसमें आप हिंदी के स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम इंग्लिश में करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को देखें जरा। क्या कहा गया, आपको रीजंस बताने हैं, कारण देना है कि डेंजर सिग्नल्स जो है वो एयरपोर्ट पे और टॉल बिल्डिंग्स पे जो लगाए जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ, ये तरंग दैर्घ्य है, वो सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी वजह से ये बहुत दूर तक दिखाई देते हैं, इसीलिए डेंजर सिग्नल्स को यह लाल रंग का बनाया जाता है। दूसरा है स्काई अपीयर्स डार्क, जो आकाश है वो जब बहुत ऊंचे जगहों से उड़ान भरी जाती है, जो उड़ रहे होते हैं, जब हेलीकॉप्टर में, प्लेन में होते हैं जब काफ़ी ऊंचाई पर, तो आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता और वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता, इस कारण से आपको जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, कि जो प्रकाश की जो किरण है उसका जो पथ है वो जब एक कोलाइडल सॉल्यूशन से जाता है
तो वो विजिबल होता है। तो क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं और सस्पेंशन से थोड़े कम होते हैं, मतलब विलयन के कणों से थोड़ा बड़ा होता है, और यहाँ पर एक प्रभाव हो जाता है जिसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव के कारण ये दिखाई देता है। अगला है, आपको रूल बताना है जो कि यूज़ करते हैं हम टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। कि तो आपको रूल बताना है जो कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में, और इसमें फोर्स भी आपको बताना है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीन अगर आ जाए तो आपको पता है यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर आप अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस तरह से रखते हो, जिसमें आपका जो अंगूठा है वो थंब जो है वो फोर्स को डिनोट करता है, जो आपकी पहली उंगली है जो फोर फिंगर है वो आपका डिनोट करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को, और तो आपका जो मध्यमा या मिडल फिंगर है वो किसको दर्शाएगी, करंट को। तो वो इसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का बायां हस्त नियम, वो आप याद रख सकते हो। दूसरा है, गिवन बिलो द 3 डायग्राम शोइंग एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, आइडेंटिफाई द केस इन विच द फोर्स विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसमें कहा गया है कि एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की डायरेक्शन। तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है, तो फोर्स भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अब आपको यहाँ बताना है कि फोर्स, इस केस में फोर्स परपेंडिकुलर होगा। इस केस में अगर देखें तो फोर्स जो है वो आपका करंट परपेंडिकुलर नहीं है, तो फोर्स भी आपका परपेंडिकुलर नहीं होगा। और इसमें अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है, अगर हम इसमें और इसके बीच एंगल की हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच की डायरेक्शन, तो ये आपकी 90 से अबव हो जाएगी। और इस केस में जो है आपका इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में है, करंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल आपका जो डायरेक्शन है वो 180 एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। इस केस में एंगल 90 डिग्री है, और इस केस में आपका एंगल ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा है, बट आपका 180 से कम है। तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू अगर आप देखो तो सबसे कम किस पे होगी, 180 पे सबसे कम होगी, तो थर्ड केस में सबसे कम होगा, इस केस में सबसे ज़्यादा होगा, और इस केस में मीडियम होगा। तो क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 90 पे होता है, तो और इस केस में आपका हो जाएगा 0 मैक्सिमम फर्स्ट केस में, और मिनिमम जो है वो थर्ड केस में आपका इसमें आ जाएगा 0 डिग्री के कारण। नेक्स्ट है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो बहुत बार आता है करंट कैरिंग सोलेनॉइड में, अगर आप देखो तो एक चीज़ बस आपको ध्यान रखना है, तो इस तरह तो आप लगा देते हो, यहाँ आप बैटरी लगाते हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जिस तरफ आपका नेगेटिव है उसको हम साउथ हैंड लेते हैं, जिस तरफ आपका पॉजिटिव एंड है उसको हम लेते हैं नॉर्थ हैंड। तो आमतौर पर जो करंट है वो अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाता है और बाहर में नॉर्थ टू साउथ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बस यही एक इसमें बहुत बार ये गलती हो जाती है, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव एंड जो है वो साउथ की तरफ, पॉजिटिव एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट है एक बार मैग्नेट। तो सेम बार मैग्नेट का भी यही होता है, आपका इनसाइड जो है वो आपका साउथ टू नॉर्थ, इसको भी अगर आप इस तरह से बनाओगे तो इनसाइड ऐसे आएगा, बाहर में इस तरह से आएगा, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, लिस्ट 2 डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द 2 फील्ड्स। अब ये 2 फील्ड्स कौन कौन से होंगे, अच्छा इन दोनों के बीच में क्या डिस्टिंग्विश फीचर होंगे। तो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में मेन डिफरेंस क्या है कि ये एक परमानेंट होता है, कि इसमें
करंट चाहे फ्लो कर रहा हो ना कर रहा हो, बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, बट सोलेनॉइड के केस में जब करंट फ्लो करेगा तभी वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। सेकंड जो आपको इसमें, और आप सेकंड क्या कह सकते हो कि सोलेनॉइड है उसका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो करंट आप बढ़ाकर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, बट बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो डिफरेंस हो जाएंगे इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स में। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डज अ किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वाइल फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी ए नेचुरल इकोसिस्टम, कि किचन गार्डन जो है वो आर्टिफिशियल है, यानी मानव निर्मित पारितंत्र है, और जो वन है वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि आपका प्राकृतिक पारितंत्र है। तो क्योंकि जो हम बना सकते हैं, किचन गार्डन हम खुद बनाया है, मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल है। और फॉरेस्ट आप नहीं बना सकते, वो अपने आप ही फॉरेस्ट बनता है, धीरे धीरे रॉक से सॉइल में फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रो करता है, जो बहुत सालों तक उसको छेड़ा ना जाए तभी फॉरेस्ट में डेवलप होता है। नेक्स्ट है, जब एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया जाता है तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो बताओ। इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। जब आप एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना रहे हो तो आप कौन सी ऐसी दो चीज़ों का ध्यान रखोगे कि अपने आप वो काम करने लगे। तो हमको मेन क्या ध्यान रखना होगा जब भी हम बनाएंगे, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, यानी कि आपका बायोटिक या एबायोटिक, जो जैविक और अजैविक, इन दोनों फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिसाइकलिंग और वेस्ट की रिसाइकलिंग का ध्यान रखना है कि वो इजीली हो पाए, तभी वो सस्टेन कर पाएगा। दूसरा है एक फूड चेन बताना है 4 ट्रॉफिक लेवल का, जिसमें हॉक, स्नेक, प्लांट, रैट। तो आपको पता है प्लांट को यहाँ से रैक को आपका स्नेक को हॉक, चील। सेकेंड है 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो जो प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट है, प्लांट से जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है आपका कंज्यूमर जो है, इससे 20,000 जूल एनर्जी गई है, ठीक है। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो आपको पता है 10% रूल चलता है, प्लांट का 10% कंज्यूमर तक, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक जो है वो भी 10% जाएगा, तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। तो ये 2,000 जूल हो गया इसका। तो कितना, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो 2,000 जूल जाएगा। और अगर इसके बाद चौथे की अगर हम बात पूछे तो फिर इसका 10% यानी कि 200 जूल जाएगा। 20,000 से 2,000, 2,000 से 200 जूल। तो आपका सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आया 20,000, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हो जाएगा 2,000, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे हो जाएगा आपका 200, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा तो आपका 20 जूल। तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चंस, और इसके बाद आपके सेक्शन ई के क्वेश्चंस। तो ये जो पेपर है ये थोड़ा सा टफ़र साइड अगर आपको बनाना होगा एग्जामिनर को, तो इसी तरह का आपका पेपर बनता है। तो इसलिए ध्यान रखना, आपका पेपर इस तरह के भी आ सकते हैं, तो उसमें अच्छे से आपको तैयारी करके जानी है। तो अब अगला क्वेश्चन है ये, अब सेक्शन डी, जिसमें कि आपके लॉन्ग और आंसर्स क्वेश्चंस हैं, कि एक संतृप्त कार्बन यौगिक, मतलब आपका सैचुरेटेड कार्बन यौगिक ए है, जो कि अल्कोहल की समजातीय श्रेणी का यौगिक है, मतलब ये एक अल्कोहल है। और इसको अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 पर गर्म करते हैं तो इसका आणविक द्रव्यमान 28 U का बनता है, जो कि असंतृप्त यौगिक है। और वो यौगिक होता है आपका बी, कंपाउंड बी। और बी निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के 1 मोल के द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन सी में परिवर्तित हो जाता है। तो अब अगर आपको पता हो, हमको पता है जो अल्कोहल है, अब वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप ढूंढो कि जो आपको बिल्कुल श्योर शॉर्ट कंफर्म पता हो। तो यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हो कि 28 U द्रव्यमान है, और
एक असंतृप्त यौगिक, मतलब एक एल्कीन या एल्काइन बन रहा है आपका। और आपको पता है कि जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है और वो एल्कीन बनता है। तो ये जो एल्कीन, अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 करें तो इसका जो मास है वो 28 होता है। तो इसका मतलब हमारा जो बी है वो है क्या, एल्कीन, इथीन है हमारा। अब इथीन में पानी अगर आप जोड़ो तो वो क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी जोड़ देते हो तो CH3CH2OH, तो ए हो गया आपका ये इथेनॉल। और तीसरा है आपका सी, जब आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका C2H6 CH3CH3। तो इस तरीके से पहला है आपका ए है आपका इथेनॉल, बी है आपका इथीन और सी है आपका इथेन। दूसरा दिया हुआ है ए से बी में परिवर्तन को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण। तो जब ए से बी में आप लेके जाओगे, मतलब जब आप CH3CH2OH, इससे जब आप पानी, आपने कहा 443 केल्विन पे अगर हम H+ के साथ ट्रीट कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो इसमें से पानी निकल जाएगा। और पानी निकलने के बाद -H2O के बाद ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में यहाँ वाटर आ जाएगा आपका। तो इसको आप बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हो। तीसरा है, क्या होगा अगर यौगिक सी का दहन किया जाता है। तो सी आपका ये था, इसको जब आप जलाओगे, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जब इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा और जो फ्लेम है जो वो किसी स्वच्छ ज्वाला होगी। कैसी होगी, स्वच्छ ज्वाला। उसका जो फ्लेम होगा वो क्लीन फ्लेम होगा, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का एक औद्योगिक अनुप्रयोग। तो आपको पता है वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए, जो वनस्पति तेल जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो तेल से घी बनाने के लिए हम हाइड्रोजनीकरण का उपयोग करते हैं। ये उसके औद्योगिक अनुप्रयोग इसका है। उसके बाद है यौगिक ए की सोडियम के साथ अभिक्रिया के बाद, तो जो आपका CH3CH2OH एल्कोहल है, एल्कोहल को अगर आप सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हो तो क्या बनता है, उसमें से CH3CH2OH, जब आप इसको अभिक्रिया के साथ NaOH के साथ ट्रीट करते हो तब आपका बन जाता है ये CH3CH2ONA और इसमें से प्लस में H2O बाहर हो जाता है। तो ये बन जाता है आपका सोडियम इथॉक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें इसके अलावा अथवा में, ये जो फिर सेक्शन डी है इसमें सारे क्वेश्चंस अथवा में होते हैं। तो आरेख की सहायता से तेलीय धूल पर साबुन लगने से मिसेल फॉर्मेशन, तो मिसेल फॉर्मेशन आपको बता देना है। इस तरीके का होता है, जो डर्ट यहाँ आ जाता है और इस तरफ आपका पार्ट अच्छा, ये भी क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री वाले डायग्राम में, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में किया था, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें बहुत आसानी से समझाया हुआ, उसको आप देख सकते हो। और मिसेल कैसे बनता है ये आपको बताना है, कि जो साबुन है उसका एक हाइड्रोफोबिक, या जिसे हम कहते हैं जल विरागी, एक जल रागी एंड होता है, और वो पानी के साथ, जल रागी पानी के साथ अभिक्रिया करता है और उसको खींचता है, और इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के मिसेल का निर्माण करता है। तो आप इसको बना सकते हो, इसके क्वेश्चन को आप देख लेना। दूसरा है, 2 परख के लिए X और Y लेकर 10 ml कठोर जल भरना है और X में साबुन के घोल की कुछ बूंदे, Y में अपमार्जक डालना है, तो बराबर समय तक हिलाना है। तो किस परख नली में झाग बनेगा, तो Y में। क्यों, क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, अपमार्जक देता है। किस परख नली में दही जैसा ठोस पदार्थ बनेगा, तो ठोस पदार्थ कम जैसा किस में बनेगा, X में बनेगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा X। क्यों, क्योंकि वो अभिक्रिया नहीं करेगा जो जल के साथ और झाग उत्पन्न नहीं करेगा, तो स्कम फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर है आपका ABC। ए का हो गया आपका इथेनॉल, बी हो जाएगा आपका इथीन, सी हो जाएगा आपका इथेन।
और रिएक्शंस हमने देख ही लिया। हाइड्रोजनेशन कहाँ पर अगर कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, क्लीन ब्लू फ्लेम होगा। वन इंडस्ट्री एप्लीकेशन भी देख लिया और ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 35th, इसमें उभयलिंगी पुष्प के उन दो भागों का नाम लिखना है जो जनन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते। मतलब फ्लावर के एक ऐसे पार्ट का नाम लिखना है जिसमें रिप्रोडक्शन में प्लांट जो फ्लावर का वो पार्ट इंक्लूड नहीं होती। तो उनमें से कौन सा है? एक है आपका पेटल्स, जो फ्लावर्स के पेटल्स, और सेपल्स यानी कि बाह्य दल और पंखुड़ियाँ, ये उस पौधे का भाग होती है जो कि जनन में भाग नहीं लेती। दूसरा है स्वपरागन और परपरागन के बीच विभेदन करना है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, कि जब एक ही पौधे, एक ही फूल के पुंकेसर और स्त्रीकेसर के बीच निषेचन हो और वह कहलाता है स्वपरागन। और जब अलग अलग पौधों के बीच अलग अलग फूलों के, एक ही अलग अलग फूलों में या अलग अलग पेड़ों में के सेम प्रजाति के फूलों में हो, तो उसे हम कहते हैं परपरागन। और परागन की दो महत्वों की सूची आपको बनानी है कि परागन से क्या क्या होता है। फिर है किसी पुष्प में निषेचन के पश्चात बीजांड और अंडाशय का क्या होता है? तो अंडाशय तो फल में विकसित हो जाते हैं और बीजांड किस में विकसित हो जाते हैं? बीज में। 36 है कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन की दर 880 वॉट की दर से ऊर्जा उपयोग होती है और 330 वॉट की दर से उस समय उपभोग होती है जब तापन की दर निम्नतम है। तो यदि विद्युत स्रोत 220 वोल्टेज है तो दोनों में विद्युत धारा और प्रतिरोध प्रतिकलित करना है। तो अगर ये फिक्स है तो आपको बताना है विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों में क्या क्या होगा। आपको पता है VIP, याद रखो, V वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर। तो अगर V सेम है तो अब पावर, इस केस में जो आपका पावर 880 दिया है तो पावर आपका 880 है, वोल्टेज आपको 220 है, तो करंट कितना हो जाएगा? तो 4 गुना 220, तो आपका करंट इस केस में हो जाएगा 4। इधर जब आप निकालोगे, यहाँ आपका 330 को अगर आप 220 से डिवाइड कर देते हो तो ये करंट आ जाएगा, तो I आ जाएगा। तो इधर आ गया आपका 3/2, तो इस केस में 1.5 एम्पियर और इस केस में आपका 4 एम्पियर हो गया करंट जब आप इसे सॉल्व करोगे। दूसरा है कि आपको बताना है विद्युत धारा, आपने बता दिया। प्रतिरोध, अब प्रतिरोध जो है R जो है वो क्या होता है आपका? वोल्टेज अपॉन में करंट, V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V/I। तो इस केस में जब आप निकालोगे तो 220/4 आपका प्रतिरोध आएगा। 220/4 आप करोगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 55 ओम। पहले केस में 55 ओम आया। दूसरे केस में जब आप निकालोगे तो 220 को अगर आप 1.5 से यानी कि 3/2 से करोगे तो इधर आप देखो तो ये तो कटता नहीं है, तो 440/3 और ये हो गया आपका 130, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 2 0, 3 छिक्के 18 और 146.66 ओम, ये दो आपका आ जाएगा। तो दोनों में आपने निकाल लिया। दूसरा है जब किसी प्रतिरोधक से कोई विद्युत धारा कुछ समय के लिए प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो किसी प्रतिरोधक से कोई धारा कुछ समय के लिए प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा व्यंजक, तो इसमें आपको फॉर्मूला बताना है। उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? H, और प्रतिरोधक विद्युत धारा तो I² RT, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब है 37, 38, 39, ये आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको कहा गया है कि क्या होता है जब कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है। तो कॉपर को वायु में गर्म करेंगे तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बन के क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, और ये आपका क्या हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है।
काले कलर का बन जाएगा। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आपका 2 कॉपर लग जाएगा, यहाँ भी 2 कॉपर लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी श्रेणी में रखा गया, उदाहरण देना है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो 2 ही हैं आपके पूरे बुक में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये आप ध्यान रखना, दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। इस समीकरण को पूरा है सोडियम ऑक्साइड प्लस पानी, तो आपको पता है सोडियम ऑक्साइड जो है वो एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो NaOH हो जाएगा आपका। बैलेंस अगर करते हो तो 2 NaOH यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 Na, क्लियर हो गया। दूसरा है Al2O3 प्लस NaOH। तो जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये है आपका, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका Na, ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, जो हो जाता है आपका Na, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपका, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट इसको कहा जाता है, प्लस में यहाँ पे पानी, ये बन जाएगा। अच्छा, बहुत बार जिंक के साथ भी पूछ लेता है, अगर जिंक रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, ये सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ये वही सेम पार्ट, तो इसका आप देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये भी हमने कर लिया। नौ, अब है सल्फर का ऑक्सीजन में दहन करने पर कोई रंगहीन गैस उत्पन्न होती है। आपको पता है सल्फर को अगर ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका रंगहीन गैस होती है। आपको बताना है इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, तो ये हो गया। दूसरा है बनने वाली गैस का नाम। अच्छा, इसका रासायनिक समीकरण आपने लिख लिया, बनने वाली गैस हो गई सल्फर डाइऑक्साइड। और इस गैस की प्रकृति लिखनी है, तो आपको पता है ये अधातु है, अधातु की जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, तो वो आपका अम्लीय हो गया। ठीक है। दूसरा है इसको शुष्क लिटमस पर क्या क्रिया होगी? तो कोई क्रिया नहीं होगी। अगर सूखा लिटमस पेपर ले जाएंगे, गीला लिटमस पेपर ले जाएंगे तो ये किस कलर का हो जाएगा? तो ये आपका अम्लीय है, तो लाल रंग का हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, लक्षणों की वंशागति खोज करने के लिए मेंडल ने मटर के ऐसे पौधे का संकरण कराया जिनमें, तो इसको क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, अब देखो इसमें कहा गया उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त मेंडल द्वारा अपने प्रयोग किए गए मटर के किन्हीं 2 लक्षणों को, विपर्यासी लक्षण जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो कि आप आसानी से देख सकते हो, तो इसमें जो इसने कहा गया है, एक तो गोल और झुर्रीदार और पीले और हरे, तो जो बीज हैं उनके आकार और रंग के बारे में कहा गया है। लेकिन बहुत सारे और गुण हैं जो कि है आपका लंबाई में आपका बौना और लंबा, उसके बाद पॉड शेप में जो फली के आकार में है, फूला हुआ या सिकड़ा हुआ, उसके बाद फूलों का जो पोजीशन है कि एक्सियल और टर्मिनल, ये 3-4 लक्षण, और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप देख सकते हो 7 से 8 लक्षण होते हैं, उसको अच्छे से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो जो लक्षण F1 जनरेशन में प्रभावित हो और दूसरे लक्षण के प्रभाव को प्रदर्शित ना होने दे, वो कहलाता है प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण दूसरे लक्षण की उपस्थिति में अपना गुण प्रभावित ना कर पाए, वो कहलाता है अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट और रिसेसिव। फिर है F2 में जो बीजों में पाए जाने वाले अनुपात लिखना है, तो इस केस में F2 में जो अनुपात होगा, क्योंकि ये द्विसंकरण है, तो 9:3:3:1 का अनुपात, और ये आप आसानी से पता है इसका। नेक्स्ट है, अगर शुद्ध बैगनी पुष्प यानी कि वॉयलेट फ्लावर और श्वेत पुष्प यानी कि वाइट फ्लावर, तो F1 और F2 में आपको बताना है। तो इस केस में शुद्ध बैगनी वाले और शुद्ध इसका वाला करना है, तो F1 में हो जाएगा आपका कैपिटल V स्मॉल v, और F2 में आपका कैपिटल V कैपिटल V कैपिटल V स्मॉल v और स्मॉल v का 1-2-1 का, क्योंकि मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण को आपको यहाँ दर्शा देना इजी है। तो ये भी हमने कर लिया सारा क्वेश्चन, इसको देख लो क्वेश्चन एक बार, फिर आप इसका आंसर देख सकते हो।
तो ये हो गया। नेक्स्ट है अब अंतिम क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए और इस तरह से रखिए। अब इसमें कहा गया है अवतल दर्पण के दो उपयोग। तो एक तो अवतल दर्पण डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, दंत चिकित्सक, ठीक है। क्यों करते हैं? बड़ा इमेज देखने के लिए दांत का। दूसरा, सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि दूर तक इसको प्रकाश को भेजा जा सके। तो सर्च लाइट में और डेंटिस्ट जो दंत चिकित्सक द्वारा जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। टॉर्च के हेडलाइट में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है दर्पण और मुख्य फोकस के बीच की दूरी 15 है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपको पता है वक्रता त्रिज्या जो है वो 2 गुना फोकस दूरी होती है, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तीसरा है किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच किसी बिंब के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए किरण आरेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण में आएगा तो यही आएगा आपका। तो आपको पता है जब हम ध्रुव और इस तरह से आपका हो गया अवतल दर्पण, तो ध्रुव और फोकस के बीच जब रखते हैं तब आपका जो प्रतिबिंब है इधर से यह गया, और ये प्रतिबिंब जब हम यहाँ से गुजारते हैं तो इधर तो चौड़ा होता जाता है, नहीं मिलेगा, ये पीछे जाके कहीं मिलता है। तो ये किरण आरेख आपको यहाँ पता होना चाहिए। ये किरण आरेख जब आप देखते हो तो आपका ये मिल जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम यहाँ बनता है। अब अथवा में दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब किसी अवतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की अवस्थिति पर स्थित है। ये हो गया U, ये हो गया आपका H ऑफ I, ठीक है। उसके बाद यदि बिंब का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, बिंब जहाँ बिंब स्थित है, मतलब V जो है वो भी आपका दे दिया है 100, तो दर्पण की फोकस दूरी, तो ये कब होता है? जब किसी अवतल दर्पण में अगर हम वक्रता त्रिज्या पर वस्तु रखें तो वहीं पर बनता है। तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या कितना है? ये आपका 100 के बराबर है, तो फोकस कितना हो जाएगा? 100 का आधा यानी कि 50 सेंटीमीटर। आप चाहे तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 1/v + 1/u = 1/f, उससे भी वही आंसर आएगा। तो 50 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है तो आंसर हो जाएगा -50। अगला है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन अगर हम देखें तो उल्टा डायरेक्शन में है तो माइनस, और बराबर प्रतिबिंब बनेगा तो 1, तो -1 इसका आवर्धन हो जाएगा। तो ये आप आसानी से इससे निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आप देख लो, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी हमने कर ही लिया। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अभी तक जो 2 पेपर डिस्कस किए हैं वो दोनों पेपर, ये पेपर थोड़ा सा आपका टफ़र साइड आपको लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से देखना है आपको, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। टोटल आपके 2 पेपर हो चुके हैं और 2 पेपर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो आने वाले 2 संडे है उसमें 2 पेपर और 1 प्रैक्टिस पेपर उससे पहले लेके आया जाए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर करो कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक आपको और अच्छे से समझना है, तो हम उसी हिसाब से और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो आप। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम्स के लिए। टाइम कम बचा है, 15 से 20 दिन बचा है, तैयारी अच्छे से कर लो। साइंस में सबको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। और इस चैनल पे जो हाल फिलहाल में जो कंटेंट आएगा उसमें से आप देखना, आपके एग्ज़ाम में 90% से ऊपर पार्ट इसी में से ही आएगा। तो इस चैनल पे बने रहो, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।